हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू द मैथ्स बोर्ड स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई ने जो वेबसाइट के ऊपर सैंपल पेपर डाला है फॉर द बोर्ड्स 2025। ओके, सो स्टैंडर्ड के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर। यू कैन सी सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 सेक्शन सेशन 2024-25। मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड है, कोड है 041, मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं और 3 आवर्स के लिए है। देखो, जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है तो सबसे पहले आपने उसकी जनरल इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है। सो यहाँ पे आपको पूरे पेपर के बारे में डिटेल्स पता लग जाएंगी। सो देखो, यहाँ पे इसने लिखा है कि क्वेश्चन पेपर में 38 क्वेश्चंस हैं फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में उसने बताया कि इन 38 क्वेश्चंस को हमने 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है, A B C D E। ए सेक्शन में क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क ईच, जिसमें क्या है 1 से 18 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और 19 और 20 जो क्वेश्चन है वो असर्शन और रीजन क्वेश्चन है। कई बार स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है कि असर्शन और रीजन क्वेश्चंस कैसे करते हैं। सो हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि सेक्शन बी में हमारे पास 21 to 25 क्वेश्चन हैं। ये 2 मार्क्स ईच है, 5 क्वेश्चन है। ठीक है। और सेक्शन सी में 26 to 31 क्वेश्चन हैं, ये शॉर्ट आंसर्स हैं, ये 6 क्वेश्चन हैं, 3 मार्क्स ईच है। सेक्शन डी में 32 to 35 है, लॉन्ग आंसर्स हैं और 5 मार्क्स ईच है, 4 क्वेश्चन हैं ये। ठीक है। और उसके बाद 36, 37, 38 ये हमारे 3 क्वेश्चंस हैं जो हमारे केस स्टडी क्वेश्चंस हैं। इस पे भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल होते हैं, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कैसे करना है। ठीक है, बट इसको हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। और उसके बाद देखो, यहाँ 8 पॉइंट में इन्होंने आपको इंटरनल चॉइस के बारे में भी बताया। इंटरनल चॉइस का मतलब क्या है कि किसी सेक्शन में एक क्वेश्चन में आपको दो ऑप्शन है कि आपके ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या ये वाला, तो वो भी आपको यहाँ इंस्ट्रक्शंस में पता लग जाएगा। ठीक है ना। सो ये इंस्ट्रक्शंस है और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ड्रॉ नीट क्लीन फिगर्स। सो ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई प्रूफ वाला क्वेश्चन करते हो तो उसमें साथ में फिगर होनी चाहिए और पेंसिल से फिगर ड्रॉ करनी है, मार्क करना है पॉइंट्स को प्रॉपरली। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है हमारा सेक्शन ए जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं और सब में 1 मार्क ईच है। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स पासिस थ्रू दीज पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या क्या है? -6, 0, 0, -30, 4, -20 एंड 6, 0। तो ये बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो इन पॉइंट से पास कर रहा है। मतलब ये वाले पॉइंट, जब भी मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाऊंगी ना, तो ये पॉइंट उस ग्राफ के ऊपर होंगे। ठीक है। तो बोला है कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हैं। इनमें से ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इनमें से कौन से जीरोस हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग इन पॉइंट्स को ग्राफ पे बना लेते हैं। पॉइंट्स क्या है? -6, 0। सो आपको पता है ये यहाँ कहीं लाई करेगा, -6, 0 एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है। फिर है 0, -30, ये हमारा लाई करेगा वाई एक्सिस के ऊपर, 0, -30। ठीक है। 4, -20, मान लो 4 यहाँ पे है तो -20 मान लो इधर ही कहीं पे है। सो ये हो गया 4, -20। ध्यान रखना है मैं रफ फिगर बना रही हूँ। आप जो है वो अपने आप प्रॉपरली चाहते हो तो आप ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, बट इस क्वेश्चन के लिए उतना रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। उसके बाद है 6, 0। सो 6, 0 भी क्या होगा? हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ठीक है। अब अगर मैं यहां से रफली एक ग्राफ बना दूं, आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ इसी टाइप का बनता है, पैराबोलिक। ठीक है। सो ये ग्राफ हमारा बना। अब ये बोल रहा है कि इसके जीरोस फाइंड आउट करो। सो हमें पता है कि अगर हमें ग्राफ की हेल्प से ये फाइंड आउट करना हो कि पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं और कौन से हैं, तो हम वो पॉइंट्स देखते हैं जहां पे ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को या तो टच करे या तो इंटरसेक्ट करे। ठीक है, या तो क्रॉस करे या टच करे। तो यहाँ पे अगर मैं नोटिस करूं, यहाँ पे दो पॉइंट्स है, एक ये है -6, 0 और एक है 6, 0, जहां पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है। तो इनकी जो एक्स की वैल्यूज होंगी -6 और 6, ये क्या है? हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल्स टू -6 एंड x इज इक्वल्स टू 6 आर दी जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल, आर zeros
ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है। सो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ओके, सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सो लेट अस, सो स्टूडेंट्स ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस के वाई इक्वल टू 7 एंड 6x प्लस 10y इक्वल टू 3 इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, अब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है हमारे पास? मेरे पास जो दो इक्वेशंस हैं वो हैं 3x माइनस के वाई इक्वल टू 7 और दूसरी इक्वेशन है 6x प्लस 10y इक्वल्स टू 3। अगर मैं ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की इक्वेशन लिखूं स्टैंडर्ड फॉर्म, सो इट विल बी a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। ठीक है, आप c1 को इस साइड भी ले सकते हो। ठीक है, देन a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, ये हमारे पास है। अब ये बोल रहा है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो किस के की वैल्यू के लिए इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, के की कौन सी वैल्यू होगी कि ये सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट होगा। अब इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? जब हम बोलते हैं कि इनकंसिस्टेंट है, इसका मतलब, लेट मी राइट हियर, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मतलब है इट हैज सेट ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। और जब हम नो सॉल्यूशन बोलते हैं तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है? हमारी लाइंस जो हैं दे आर पैरेलल। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को प्लॉट करूं, लाइन बनाऊं, तो वो दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल होंगी, पैरेलल लाइंस। और उसके लिए क्या होती है हमारी कंडीशन? हमने पढ़ा है ये। सो दैट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, अब मैं यहां से कंपैरिजन करके a1 a2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ। a क्या है हमारा, a1 क्या है हमारा 3। लेट मी राइट हियर, a1 इज 3, a2 इज 6, b1 इज माइनस के। कंपेयर करना है हम, ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे ये b1 है। ठीक है, ध्यान रखना है माइनस साइन को इंक्लूड करना है आपने। ठीक है ना, अगर यहाँ प्लस होता तो हम सिंपल के लेते, लेकिन यहाँ माइनस के है, माइनस के वाई, तो आपको माइनस के भी यूज लेना है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पॉजिटिव साइन होता है। ठीक है, b1 हमारा जो है इट इज के, b2 हमारा आ गया 10, c1 इज 7, c2 इज 3। ठीक है, अब ये रेशियोज को कंसिडर कर लो। अगर मैं ये रेशियोज लूं a1 अपॉन a2, सो ये कितना हो जाएगा 3/6, b1 अपॉन b2, सो इट वुड बी माइनस k/10, और c1, हालांकि ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे, बट लेट अस स्टिल राइट इट, c1 बाय c2 इज इक्वल्स टू 7/3। सो देखो a1 अपॉन a2 मिल गया हमें, b1 अपॉन b2 मिल गया हमें, c1 अपॉन c2 मिल गया हमें। अब ये है कंडीशन हमारी पैरेलल लाइंस की या इनकंसिस्टेंसी की। यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यूज, तो हो जाएगा 3/6 इक्वल्स टू -k/10 इक्वल्स टू 7/3। ठीक है, अब क्योंकि हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सिर्फ इतना ही पार्ट हमारी जरूरत का है। हम इसको ले लेते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, ठीक है, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो इस पार्ट को। हो जाएगा 30/6 इज इक्वल्स टू -k, 5 इज इक्वल्स टू -k एंड -5 इज इक्वल्स टू k। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मतलब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, रीड करते हैं वन बाय वन। अ नंबर ऑफ सीकेंड्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन दी सर्कल। ये बोल रहा है कि सर्कल के ऊपर कोई सा भी पॉइंट ले लो, कोई से भी पॉइंट्स ले लो, उससे हम बहुत सारी सीकेंड्स बना सकते हैं। ठीक है, क्या बना सकते हैं? मैंने यहाँ पे सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लिया, ठीक है ना, इससे मैं बना सकती हूँ सीकेंड्स। यस, आई कैन मेक सो मेनी सीकेंड्स। ऐसे बना सकती हूँ, ठीक है ना, और ऐसे बना सकती हूँ। ये सारी क्या है? सीकेंड। सीकेंड बेसिकली वो लाइन होती है जो कि सर्कल को क्या करती है, दो पॉइंट्स में मीट करती है। ठीक है, बहुत सारी सीकेंड्स हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, वन
ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर आप कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है ना। सो ये बोल रहा है कि इसके ऊपर सिर्फ हम एक ही टेंजेंट बना सकते हैं। सो ये भी ट्रू है। सो लेट अस ड्रॉ वन टेंजेंट। किसी भी एक पॉइंट के ऊपर सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगी। सो दैट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, सो आई विल राइट हियर ट्रू। अब आता है अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। अब ये बोल रहा है कि सर्कल के ऊपर कोई से भी दो पॉइंट्स ले लो। मैंने जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे बी ले लिया। अब ये बोल रहा है कि अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करें तो हमारे पास जो लाइन सेगमेंट मिलेगी वो क्या है, सिकेंट है, सॉरी दैट इज कॉर्ड। ठीक है, सो ध्यान रखना है कॉर्ड और सिकेंट में डिफरेंस क्या है। कॉर्ड लाइन सेगमेंट है और सिकेंट जो है वो लाइन है। ठीक है, सो ए बी यहाँ पे क्या है, इट इज अ कॉर्ड। सो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। ठीक है, लास्ट वाली स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। ठीक है, सो लास्ट वाली स्टेटमेंट के लिए उसमें देखो, रीड करो क्या लिखा है। फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल। सर्कल के अंदर कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है ना। सर्कल के अंदर बोल रहा है वो, इनसाइड द सर्कल। ठीक है, सो ये बोल रहा है कि सर्कल के अंदर कोई सा भी पॉइंट ले लो, उससे हम ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। मैं सर्कल के अंदर पॉइंट ले लूं, क्या मैं कोई टेंजेंट बना पा रही हूँ यहाँ पे? कोई टेंजेंट नहीं, क्योंकि टेंजेंट तो सर्कल के ऐसे बनती है, ऐसे बनती है, ऐसे बनती है। सो दिस इज, सॉरी, इस तरह से। ठीक है, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? आंसर इज डी। ये जो डी स्टेटमेंट है जिसमें ये बोल रहा है कि सर्कल के अंदर एक पॉइंट ले, उससे हम लोग बहुत सारी टेंजेंट्स जो हैं वो बना सकते हैं, सॉरी टू टेंजेंट्स बना सकते हैं सर्कल के ऊपर। दैट इज नॉट ट्रू। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द फोर्थ क्वेश्चन। तो देखो स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द nth टर्म ऑफ एपी इज 7n-4, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज क्या? इनमें से चारों में से कौन सा एपी का कॉमन डिफरेंस होगा? सो देखो यहाँ पे उसने बोला है nth टर्म ऑफ एपी इज 7n-4। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए एन, nth टर्म को हम ए एन करके लिखते हैं, ए एन दैट इज 7n-4। अब उसने क्या बोला है फाइंड आउट करने के लिए? कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, सो देखो कॉमन डिफरेंस डी, अगर मुझे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सारी टर्म्स पता चल जाए या दो या तीन मिनिमम पता चल जाए तो मैं उसका कॉमन डिफरेंस बता सकती हूँ। ठीक है ना। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ये nth टर्म है, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 डाल दूं तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, दैट इज a1। जनरली हम फर्स्ट टर्म को a भी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फर्स्ट टर्म। ठीक है, एच फर्स्ट टर्म कैसे पता चलेगी? एन की वैल्यू 1 डाल के, ए या फिर a1। सो यहाँ हो जाएगा 7 × 1 - 4। ठीक है, सो a1 हमारी फर्स्ट टर्म कितनी आ गई? 7 - 4 दैट इज 3। सो हमारी फर्स्ट टर्म 3 आ गई। ऐसे ही हम सेकेंड टर्म कैसे फाइंड आउट कर लेंगे? सेकेंड टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग n की वैल्यू 2 पुट करके, n इज इक्वल्स टू 2 पुट कर देते हैं, a2 इज इक्वल्स टू 7 × 2 - 4। so that will give you a2 is equals to 14 - 4। a2 is equals to 10। हमारी सेकेंड टर्म क्या आ गई? दैट इज 10। ठीक है, सेकेंड टर्म हमारी 10 आ गई। अब देखो इससे भी डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो थर्ड टर्म कैलकुलेट कर सकते हो। a3 जिसमें हम n इज इक्वल्स टू 3 पुट कर रहे हैं, दिस इज थर्ड टर्म। ठीक है, सो थर्ड टर्म क्या है हमारी? ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 3 पुट कर लेंगे, 7 × 3 - 4। सो a3 इज इक्वल्स टू 21 - 4। सो a3 मतलब थर्ड टर्म हमारी 17 आ गई। अब देखो अगर हमें सारी टर्म्स पता चल गई हैं तो हम टर्म्स लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी 3 है, सेकंड टर्म हमारी 10 है और थर्ड टर्म हमारी 17 है। ऐसे ही हम और भी निकाल सकते हैं, ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, सो कॉमन डिफरेंस डी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, सो मैं लिख सकती हूँ कॉमन डिफरेंस, इट इज a2 - a1। सो d इज इक्वल्स टू 10 - 3
सो d इज इक्वल टू 7। ये आ गई हमारी कॉमन डिफरेंस, d is equals to 7. So what is the answer? Option A is the answer. ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा सभी को। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन। तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर आर ईच 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये बोल रहा है कि एक तो हमारे पास दिया है कोन, राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, और एक दिया है हमें स्फीयर, ठीक है। सो जो कोन है उसका रेडियस और जो स्फीयर है उसका रेडियस दोनों क्या है, दे आर 5 सेंटीमीटर। इसका भी 5 सेंटीमीटर है, इसका भी 5 सेंटीमीटर है। तो उसने क्या बोला है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ध्यान रखो कि जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको स्टेटमेंट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है और ब्रेक कर करके पढ़ना है। जैसे मैंने यहाँ पे पहली लाइन को पढ़ा और फिगर उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ किया, जिससे मुझे पता चला कि दोनों का रेडियस सेम है। फिर उसके बाद मैं अगली लाइन के ऊपर आई, वहां पे लिखा है द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो इसी को एज इट इज लिखो। क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब मुझे पता है वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, दैट इज 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, इट इज 4/3 पाई r क्यूब। मैंने दोनों में के लिए r वेरिएबल सेम इसलिए लिया है क्योंकि दोनों के रेडियस सेम गिवन है। अगर अलग अलग होता तो हम वेरिएबल्स अलग लेते, ठीक है। अब उसने बोला है इफ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देन हाइट ऑफ द कोन इज, तब उसने बोला इस कोन की हाइट फाइंड आउट करो। ये हमें h जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो वैल्यूज डालने से पहले देखो मेरे पास एक इक्वेशन आप लोग यहाँ पे नोटिस करो, ये इक्वेशन ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे बन गई है, ठीक है। तो मैं वैल्यूज पुट करने से पहले ही क्या करूंगी, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ ताकि मेरे को ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। सो देखो यहाँ से 3 और 3 कट गए, पाई और पाई कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। यहाँ पे है r स्क्वायर और राइट साइड पे है r क्यूब, तो दो r's को मैं कैंसिल कर सकती हूँ। यहाँ पे बचेगा h लेफ्ट साइड पे और राइट हैंड साइड पे बचेगा 4r, ठीक है। r स्क्वायर कैंसिल हो गया है। अब यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दो, h इज इक्वल्स टू 4 इंटू r कितना है 5। यहाँ पे एग्जाम में वहां पे लिखना है, जो भी गिवन होता है वो जरूर लिखना है, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे अभी नहीं लिखा, पहले जो भी गिवन है वो लिखो, ठीक है। r इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर ऊपर लिखना है, क्योंकि जो भी गिवन होता है उसके भी मार्क्स होते हैं 0.5 या 1 मार्क, ठीक है, वो आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। सो ये हो गया r, तो यहां से हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 20। और ध्यान रखो यूनिट्स जरूर लिखने हैं, नहीं तो 0.5 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। सो हाइट ऑफ द कोन इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। सो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं हमारे सिक्स क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारे सिक्स क्वेश्चन में देखो क्या है, इफ टेंजेंट थीटा इज 5/2। सो हमें क्या गिवन है कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी है, 5/2 है। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 4 sin थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। टेंजेंट थीटा की वैल्यू 5/2 दी है। तो देखो इस बार इसमें कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लॉन्ग स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको ट्राई करना है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करो, उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन ना करो। जैसे कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, tan की हेल्प से पहले साइन फाइंड आउट करेंगे, फिर कॉस फाइंड आउट करेंगे, फिर वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे। उसकी बजाय हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक स्टेप कर रहे हैं जिसमें मैं लिख रही हूँ डिवाइडिंग न्यूमरेटर, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ऑफ थीटा। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड किया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 sin थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा
डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होल्ड, ये न्यूमरेटर को डिवाइड किया कॉस थीटा से, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाय, अब ये डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, ठीक है। और फर्दर मैं इसको कैसे लिख सकती हूं, मैं एक लाइन कर देती हूँ यहाँ पे, इट कैन बी रिटन एज 4 साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 4 साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब आप यहाँ पे, हमें पता है कि क्या होता है टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, इट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन थीटा बाय कॉस थीटा है, ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा है, इनको मैं रिप्लेस कर रही हूँ बाय टेंजेंट थीटा। सो हो जाएगा 4 टेंजेंट थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल होके 1 देगा। बहुत बार मैंने एग्जाम्स में देखा है बच्चे कॉस थीटा काट के 0 लिख देते हैं। ध्यान रखना है 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, ऐसे ही कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। सो 4 टेंजेंट थीटा प्लस 1 अपॉन 4 टेंजेंट थीटा माइनस 1, ठीक है। अब हम डायरेक्टली यहाँ पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू गिवन है 5/2, आप यहाँ पे पुट कर दो, सो ये हो जाएगा 4 इंटू 5/2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5/2 माइनस 1। यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, यहाँ पे भी 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ठीक है। सो यहाँ पे बन जाएगा हमारा 2 इंटू 5 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 माइनस 1। सो 2 इंटू 5, हमेशा ध्यान रखना है बोर्ड मास यूज करो, 10 प्लस 1 अपॉन 10 माइनस 1, सो दैट इज 11/9, ठीक है। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए, ए है आपका आंसर। सो सेवेंथ क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट्स, हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पे बोला है इन द गिवन फिगर अ टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन एट अ पॉइंट पी ऑन द सर्कल सेंटर्ड एट ओ, ठीक है। ये हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, उसके ऊपर एक टेंजेंट बनाई है यहाँ पे पी पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे देखो ये टीपी टेंजेंट है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे हमें एक एंगल गिवन है, ठीक है, दैट इज एंगल टी पी ए, ये वाला एंगल पूरा, ठीक है, ये 110 डिग्री है। सो ध्यान रखना है कि जब भी, अभी ये तो 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप इसमें 1 मार्क का सीधा आंसर दे सकते हो, लेकिन अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है या 3 का है तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि गिवन जरूर लिखना है। सो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, दैट एंगल टी पी क्यू इज इक्वल्स टू 110 डिग्रीज, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल पी ओ क्यू। पी ओ क्यू कौन सा एंगल है, दिस वन, ठीक है। ओके, सो कैसे फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन में। सो आप यहाँ पे नोटिस करो कि हमने, जब हमने इन चैप्टर को डिटेल में पढ़ा था तब हमने ये पढ़ा था कि टेंजेंट और रेडियस ऑफ द सर्कल दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, देखो ये है हमारे पास टेंजेंट टीपी और ये है हमारे पास रेडियस, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी एंगल टी ओ टी पी ओ इज इक्वल टू, सॉरी ये ओ है, लेट मी राइट इट, एंगल टी पी ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। क्यों, यहां पे आप लिखोगे रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का साइन बना देती हूं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। ध्यान रखना है ये जरूर लिखने हैं ब्रैकेट में कि रीजन आपको जरूर देना है कि ये क्यों लिखा है आपने, ठीक है। अब आप देखो एंगल टी पी क्यू जो है वो 110 है फर्स्ट, और टी पी ओ जो है, इसको सेकंड लिख देते हैं, ठीक है, इट इज 90। तो मैं यहां से एंगल
ओ पी क्यू को लिख सकती हूँ. सो एंगल ओ पी क्यू विल बी इक्वल टू एंगल टी पी क्यू माइनस एंगल टी पी ओ. ठीक है ना. इस पूरे एंगल में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, ठीक है ना, तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा. ठीक है. सो यही हमने किया. अब इसी को लिख लेते हैं हम लोग. सो ये हो जाएगा एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू 2PQ हमारा 110 डिग्रीज है, माइनस ये हमारा 90 डिग्रीज है. ठीक है. सो हमारा एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 20 डिग्रीज. ठीक है. सो ये वाला एंगल हमारा 20 डिग्रीज आ गया. ठीक है. अब अगर ये 20 डिग्री एंगल, तो हमारा ये वाला एंगल भी क्या होगा, 20 होगा. ठीक है. क्यों? हम यहाँ पे लिख रहे हैं एंगल ओ क्यू पी इज ऑल्सो इक्वल टू 20 डिग्रीज. क्यों? क्योंकि ये जो ट्रायंगल है, ठीक है ना, ट्रायंगल ओ पी क्यू इज आइसोसेलेस. इसमें दो रेडियसेस है ना, ये साइड्स इक्वल है, ओपी और ओ क्यू, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये इक्वल होंगे, इज आइसोसेलेस. ठीक है. शॉर्ट में लिख दिया मैंने. ठीक है. अब आप नोटिस करो इसमें कि ये एंगल 20 है, ये एंगल भी 20 है, तो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकती हूँ. ठीक है ना. सो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूं, दैट इन ट्रायंगल, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ठीक है, मैं बस थोड़ा सा एलेबोरेट करके बता रही हूँ. इन ट्रायंगल ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू ओ प्लस एंगल पी ओ क्यू. ठीक है. ओ पी क्यू एंगल कितना है, 20. पी क्यू ओ एंगल कितना है, 20, प्लस एंगल पी ओ क्यू हमें फाइंड आउट करना है. इसमें ये ध्यान रखना है कि इन सब का सम किसके इक्वल है, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं. सो आई कैन राइट इट इज इक्वल्स टू 180. यहाँ पे भी लिख देंगे हम लोग इज इक्वल्स टू 180. ठीक है. 180. अब यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. 20 प्लस 20 40 हो जाएगा, राइट साइड पे लेके आओगे तो ये 40 डिग्रीज. और एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 140. ठीक है. सो कौन सा आंसर है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. सो और यहां पे लिखना है कि आपने इसको 180 डिग्रीज के इक्वल क्यों किया, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है. ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्रीज के इक्वल होता है. ठीक है. सो ये वो हमारा 7th क्वेश्चन था स्टूडेंट्स. अब हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 8th क्वेश्चन. तो स्टूडेंट्स ये है हमारा 8th क्वेश्चन. तो देखो इसमें क्या बोला है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज जीरोस -√5/2 एंड √5/2. ठीक है. इसमें हमें बताना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस आपको दे रखे हैं -5, -√5/2 एंड √5/2. ठीक है. आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है कि क्या है. ठीक है. सो हमें पता है कि अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना हो तो वो क्या होता है, कैसे लिखते हैं अगर हमें जीरोस दे रखे हो. सो आई राइट हियर x² माइनस, यहाँ पे आता है हमारा सम ऑफ zeros into x plus product of zeros. ठीक है. सो यहाँ पे हम लोग साइड में फाइंड आउट कर लेते हैं सम ऑफ जीरोस. ठीक है. सो क्या हो जाएगा, -√5/2 प्लस √5/2. ये जीरोस का सम है. देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये दोनों
जीरो दे देंगे। सम ऑफ जीरोस क्या आ गया हमारा? जीरो। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? -√5/2 इंटू √5/2, ठीक है। सो ये हो जाएगा -√5 इंटू √5। इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, दोनों रूट्स के अंदर है, तो हम इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा √5 इंटू √5, 25। 5 आप कैसे डायरेक्टली लिख सकते हो? -5/2, ठीक है। 25 का √5 और 4 का √2, ठीक है। सो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दो। सो ये हो जाएगा हमारे पास x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना आया हमारा? 0x, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया हमारा? -5/2, ठीक है। ये है। अब आप देखो कि बट हमें यहाँ पे ऑप्शन बताने की कौन सी करेक्ट ऑप्शन है, और ये यहाँ पे किसी से राइम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। मैं इसको सिंपली ऐसे लिख सकती हूँ, x² माइनस 5/2। अब इसमें नोटिस करो कि ये वाली ए ऑप्शन तो होगी नहीं, क्योंकि इसमें x है, और हमारे पास जो बना है पॉलिनॉमियल उसमें x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब x है ही नहीं, x की टर्म ही नहीं है, यहाँ पे x की टर्म है, ठीक है। और इसमें भी x की टर्म है, तो ये ऑप्शन भी हमारी कैंसल आउट हो गई। अब इन दोनों में से हमारे पास कोई ऑप्शन हो सकती है, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले हम इसके लिए चेक करते हैं। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है? 8 है, तो हम यहाँ पे इसके कोफिशिएंट को 8 बनाते हैं, ठीक है। कैसे? हम पूरी इक्वेशन, पूरे पॉलिनॉमियल को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो अगर मैं इसको पूरे को 8 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा? 8x² माइनस 40/2, ठीक है। और आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या दे रहा है? x² माइनस 20। ये है हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल, ठीक है। सो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल px कितना है? इट इज 8x² माइनस 20, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज नाइन्थ क्वेश्चन। तो हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है ये, जिसमें हमें डेटा दे रखा है 45 ऑब्जर्वेशंस का, ठीक है। सो देखो, इसमें हमारे पास क्या दे रखा है? क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है कॉरेस्पॉन्डिंगली, और उसमें उसने पूछा है कि जो मीडियन क्लास है उसकी अपर लिमिट क्या है, ठीक है। सो मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के देखो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं? हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो, ऑड ऑब्जर्वेशंस, सो उस केस में हमारा मीडियन क्या होता है? उस केस में हमारा मीडियन जो है वो n+1/2th टर्म होती है, ठीक है। n+1/2th टर्म होती है। सो इस केस में भी देखो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है? हमारी ऑब्जर्वेशन है 45, और 45 एक ऑड नंबर है, ठीक है। सो मीडियन जो है, मीडियन वो कौन सी ऑब्जर्वेशन होगी? वो होगी 45+1/2th ऑब्जर्वेशन, मतलब 46/2th ऑब्जर्वेशन, विच इज नथिंग बट 23rd ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो ये बोल रहा है कि जो मीडियन है वो 23rd ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। सो देखो, यहां तक 10 ऑब्जर्वेशन हो गई, यहां तक 20 हो गई, 20 हो गई, ठीक है। और 23rd ऑब्जर्वेशन कहाँ लाई करेगी? इस वाले इंटरवल में। इसका मतलब ये हमारी मीडियन क्लास है। देखो, 20 से लेकर के 30 ऑब्जर्वेशन ये हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी 23rd ऑब्जर्वेशन इसी में लाई करेगी, जो कि 15 होएगी। तो हमारा मीडियन क्लास क्या है? मीडियन क्लास इज, मीडियन क्लास इज 20 to 30। अब इसकी उसने क्या पूछी है? अपर लिमिट। सो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे upper limit, upper limit of median class, median class is equals to 30। अपर लिमिट ये है, दिस इज अपर लिमिट, ठीक है। 20 हमारी लोअर लिमिट है, ठीक है। सो 30 इज द आंसर, और हमारे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग तो स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किए हैं 9 क्वेश्चन। सो आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं इस वाले सैम्पल पेपर के, वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में है। सो प्लीज स्टे विद मी फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस sample paper. So we will be meeting in the next video. So thank you so much everyone.